आज अरविंदो फार्मा को देखिए, ये इंडेक्स का टॉप गेनर है। उसके बाद फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज 3453 पे, याद रखिए कल इसने ऑलमोस्ट गैप जोन में एंटर करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले निकल लिया, ये पीछे की तरफ आ गया। तो एक हद तक तेज़ी थी इसमें, लेकिन गैप्स को अगर आप देखें इसने फिल नहीं किया। लेकिन अजय जी, ये जो मार्केट्स ने बीते 5 दिन में 10 दिन में इंटरेस्ट शो किया है ना, एक तो एक्सपायरी से 7 दिन पहले और एक्सपायरी के 2 दिन बाद भी ये बाजार में इंटरेस्ट शो कर रहा है। आपकी कोई रुचि है सर इसमें? आई मीन इन लार्ज कैप जो कि टेक्निकली वीक पड़े थे उनमें री एंट्री करने की? जी बिल्कुल। इसमें जो एक कैविएट हम कहना चाहेंगे, आज जो जिस तरह से पाउंड गिरा है, फिर से 30 सालों का एक निम्नतम स्तर छू लिया पाउंड ने। दूसरा, एक दिग्गज एसेट मैनेजर ने आज यूके में अपने प्रॉपर्टी फंड पे रिडेम्पशंस पे रोक लगाई है। तो प्रॉपर्टी के शेयर और फाइनेंस के शेयर यूरोप में बड़ी तेजी से गिर रहे हैं वीरेन। ये अगर रिस्क ऑफ आता है तो हमारे मार्केट में भी कल आप थोड़ी और मंदी देख सकते हैं, ये लौट सकता है कॉन्टेजियन। तो मैं चेतावनी देना चाहूँगा, सावधान रहने का टाइम है। थोड़ा साइड पे बैठिए, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये बहुत एक सस्टेन्ड रिकवरी है। भारत की स्थिति अच्छी है, मॉनसून अच्छा है, लग रहा है कि जीएसटी पास हो जाएगा और रिफॉर्म आएंगे। दूसरा, अगले हफ्ते से जब कॉर्पोरेट अर्निंग आते हैं, हमें यही गुंजाइश है कि ठीक ठाक अर्निंग आएंगे। बहुत बेहतरीन नहीं है, बट ओवरऑल ख़राब अर्निंग्स भी नहीं है। बट जो एक माहौल ख़राब है, आज जिस तरह यूरोप गिर रहा है, और एक दो ये जो खबरें आ रही हैं, इटालियन बैंक्स पे एक इशू है, बाकी यूरोपियन बैंक्स पे इशू है, और यूके प्रॉपर्टी, यूके का जो पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है कि हर नेता रिज़ाइन कर रहा है, कोई नेता आगे नहीं बढ़ रहा इस उलझन को सुलझाने के लिए। इससे कॉन्टेजियन आ सकता है हमारे बाज़ारों में भी। यही चेतावनी मैं देना चाहूँगा। चलिए, अच्छी बात है अजय, आपने चेतावनी दी। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि कल एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स बंद हैं, लेकिन यानी कंटेजियन अगर आ भी गया तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए वक्त है नहीं। बिकॉज अजय जो कह रहे हो बात सही है, फिर सारा चीज़ गुरु को दिखाई देगा। यूरोप में आप देखिए प्रेशर तो है इस समय, लेकिन एक्शन जो है ना वीरेंद्र, अगर आप एफएनओ साइड पर देखें निफ्टी को, आज ठीक है थोड़ा मार्केट डेफिनेटली रिट्रेस हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है देख के कि बुल्स इतनी आसानी से छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे नहीं। आई मीन मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए पहले कुछ टेक्निक, एक बार निफ्टी के चार्ट्स पे आइएगा, याद रखिए 7290 का लो और उसके बाद ऑलमोस्ट 84 मिनट का हाई। अगर आप पूरे इस मूव का लगभग 23% रिट्रेसमेंट देखें तो वो बैठता है 8300 और 8290, यानी वो एक सेटिस्फैक्ट्री, वो एक डिसेंट रिट्रेसमेंट होगा। आप इसको बुरा मत मान के चलिए, आपको बहुत तेजी से भागने के बाद कहीं सुस्ताना पड़ेगा। अगर आपको नई मंजिल पर जाना है तो सुस्ताना पड़ेगा। सो इट्स अ रिट्रेसमेंट एंड डिसेंट वन। अब आइए आप फ्यूचर्स पे, एग्जैक्टली फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। आप देखें आपका स्पॉट है 8323 पे, आपका फ्यूचर्स है लगभग 8345 पे। प्रीमियम्स जो हैं वो कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 22 अंकों के। दैट मीन्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत स्पॉट कमज़ोर पड़ा है, हल्का, नॉट एग्जैक्टली शॉर्टिंग नहीं हुई, याद रखिएगा, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स देखिए वहाँ पे सिर्फ 4 लाख से जुड़े हैं, तो बहुत एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं हुई है यहाँ पर। फिर आप आइए जरा ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स पर। देखिए ये लास्ट भी था, कल जो कैंडल थी ना वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रही थी कि बाजार थोड़ा सा यहाँ पर रेस्टलेस फील कर रहा है, और इसका आभास जब हम कल भाव कॉपी देख रहे थे ना तब हुआ। क्यों? 8600 पे कॉल राइटर, ये आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस का आंकड़ा है। देखिए 45 लाख आउटस्टैंडिंग वाई है 8200 की पुट का, यानी, और इसका प्रीमियम करीब 58 से 75 रुपए के आसपास होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 8240, 8250, 8260 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। इसके आसपास का निफ्टी फ्रूटफुल होगा लॉन्ग जाने के लिए। 8200 की पुट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, प्रीमियम लगभग 68। तो हमारा सेफ जोन कौन सा होगा? याद रखिएगा 8240, 8250, 8260। अब आइए जरा देखते हैं कॉल राइटर क्या कर रहे हैं आज, वो एग्जैक्टली किस क्वांटम में हावी हुए हैं। पहले 8400, फिर देखेंगे 8300। 8400 की कॉल यहाँ पे अगर आप देखें लगभग 10 लाख से जुड़े हैं, तो 8400 पे कॉल राइटर हावी हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। वो मान के चल रहा है कि बाजार यहाँ से थोड़ा सा और नीचे खिसकेगा। जरा एक बार 85 की दिखा दीजिए प्लीज, एग्जैक्टली एक बार क्या हुआ, इससे पहले 83 देख लीजिए। 8300 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है,
सिवियर कॉल राइटिंग नहीं है। और जरा एक बार 85 दिखाइए, 8500 की स्ट्राइक में लगभग 4 लाख। तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा और रिट्रेस बाजार होगा। और एक हमने 8200 की पुट की बात करी, एक बार 8100 की पुट को देखते हैं, एग्जैक्टली 8100 की पुट क्या कर रही है वो भी देख लेते हैं। 8100 की पुट आपकी स्क्रीन पे, ये तो देख ही चुके हैं हम। 8100 की पुट ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये करीब 1.5 लाख। तो डीप आउट ऑफ मनी पुट्स में अभी बहुत कामकाज नहीं हुआ है। तो आप मान के चलिए फॉर द टाइमिंग ये जितने भी आंकड़े मैंने पढ़े ना उसके मुताबिक बाजार को थोड़ी सी डिप और नजर आ रहा है, बट वो डिप होगा 8300, 8290, 8285 की ट्रैजेक्टरी, नॉट मोर देन दैट फॉर द टाइमिंग। एक बार निफ्टी बैंक दिखाइए, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक ये 18,100, ये कल की कमेंट्री में भी हमने मेंशन किया था और आज भी कि वो जोन पार नहीं कर पाएगा। अभी इसको डिफिकल्टी हो रही है, अभी रेस्टलेस फील कर रहा है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें हाथ है, बस थोड़ी शॉर्टिंग यहाँ पर भी हुई है। चंदन, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे? अब क्या एक बार के लिए यहाँ 17,900 की या फिर 17,800 की पुट ले लूँ? मैं अभी 29 जुलाई की कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ चंदन, मैं परसों के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। एक छोटा ट्रेड पॉसिबल है निफ्टी बैंक पे? या तो कॉल बेचूंगा 18,200 की, 18,300 की, या 17,900 की पुट लूंगा। जी, आपने बिल्कुल अच्छे से निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा के बारे में जिक्र किया। देखें बाजार ने लगभग 470 और 480 पॉइंट की रैली देखी और बाजार को थोड़ा सा रिलीफ और थोड़ा सा पॉज मिलेगा तभी यहाँ पे एक हेल्दी नई रैली का साइन होगा। ऑलमोस्ट देखें बाजार हर अपने रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा है और रिट्रेसमेंट को फॉलो करने के बाद यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। इनफैक्ट जो 7927 का जो लो बना था वो भी अभी रिसेंट स्विंग का लगभग 61.8% रिट्रेसमेंट था और उसके बाद ये नई मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब वापस मैं बैंक निफ्टी पे आता हूं तो बैंक निफ्टी ने 17,000 के लेवल को रेस्पेक्ट किया। 18,000 पे ऑलमोस्ट ये जून सीरीज में स्ट्रगल कर रहा था, बार 18,000 के आसपास आके और वहां पे नहीं पार कर पाए इसलिए फिसल गया। और अब इस बार 18,000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं बट सस्टेन करने की ट्राई नहीं कर रहा। ऊपर जरूर गया है बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। 18,000 के नीचे फिसलता है तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो सरेंडर हो जाएंगे और उस कंडीशन में 150 से 200 पॉइंट का डिप आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी यदि मेजर सपोर्ट की बात करें तो 17,777 इसका मेजर सपोर्ट है। तो उस तथ्य को ध्यान में देते हुए यहाँ पे जरूर 17,900 की पुट में ट्रेड कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमें 8350 को पुट को ट्रेडिंग के हिसाब से हम ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं निफ्टी 45 पॉइंट्स नीचे 8325 पर, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन को आप देखिए ये करीब 7.25% ऊपर। जो स्पाइक है वो आगे बढ़ते हुए 73 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिला। मयूरेश, आपकी कवरेज है क्या SCI पर? नहीं, कवरेज नहीं है मेरी, लेकिन अगर मैं शिपिंग इंडस्ट्री की पूरी बात कर लूँ तो आई थिंक इट्स लार्जली डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स। एक तो ग्लोबल ट्रेड कैसे चल रहा है और कौन से एस्पेक्ट में ये ट्रेड करते हैं, वेदर दे आर इन द ऑयल टैंकर बिजनेस या ड्राई बल्क कमोडिटी बिजनेस में होते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन की आई थिंक जो दिक्कत है जो पिछले कितने सालों से आई थिंक उनके बैलेंस शीट पे दिख रही है, इज द काइंड ऑफ केपेक्स दैट दे हैव कैरीड। जो शिप्स है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, जितना डिप्रिसिएशन उन पर आना था आ चुका है, बट कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं आई थिंक ये इंप्रूव नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंडीशंस। अगर हम रियलाइजेशंस की भी बात करें, रियलाइजेशंस हैव शोन सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट, लेकिन अभी भी ग्लोबल ट्रेड इज ऑन द सॉफ्ट एंड म्यूटेड साइड। ये सिचुएशन में मुझे लगता है आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सेसेस दैट शिपिंग कॉर्पोरेशन कैरीज विद द प्रोबेबिलिटी कि कैश फ्लो इंप्रूवमेंट में कुछ समय और लग सकता है। इट कैन बेस्ट बी कंस्टिट्यूट कि आई थिंक शिपिंग कंपनीज कैन बी लुक्ड एट ट्रेडिंग बेट्स, बट फंडामेंटल चेंज होने के लिए अभी मुझे लगता है 1 से 2 क्वार्टर एटलीस्ट लगेंगे। वैसे एक बात है, मैं आपने मयूर से 2 सवाल पूछे, दोनों पर उन्होंने कह दिया कि मेरी कवरेज नहीं है। अब मयूर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि मयूरेश आपकी कवरेज में है क्या इस वक्त? ये बताइए कि इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, आपकी पिक क्या है इस वक्त, क्या फ्रूटफुल है? और Q1 प्रोस्पेक्टिव से अपने क्लाइंट्स को अगर आपने भाई 10 स्टॉक बताएं तो मुझे यकीनन 10 के 10 तो नहीं बताएंगे आप, लेकिन 2 ही बता दीजिए उसमें से जो अच्छे लग रहे हैं आपको इस वक्त। नहीं, सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे वीरेंद्र जी मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है आई थिंक प्राइवेट बैंक शुड पोस्ट रीजनेबल सेट ऑफ अर्निंग्स। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टेपल्स हों, ड्यूरेबल्स हों या FMCG कंपनीज हों, मुझे लगता है उसमें एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकती है, बोथ इन वॉल्यूम टर्म्स एज वेल एज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन रियलाइजेशन इंप्रूविंग। तीसरी बात आई थिंक अगर मैं एक लार्जर पिक्चर लूँ तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो दिक्कतें हैं कैपिटल गुड्स स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये शायद बरकरार रह सकती है एंड दैट कैन हैव सम स्टिकीनेस इन देयर अर्निंग्स प्रोफाइल। तो स्टॉक्स चूज करना ही हो तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप स्पेस में एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स कैन बी क्वाइट लार्ज और मोमेंट्स काफ़ी शार्प हो सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी पसंद आ रहे हैं, जितने रेमेडियल और इश्यूज ये फेस कर रही है। शायद FY17
थोड़ा म्यूटेड रहे, लेकिन जितनी पाइपलाइन है ये कंपनी की ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज कैन पोस्ट रीजनेबल सेट ऑफ अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। सीमेंट कंपनी आई थिंक स्पेसिफिकली लार्ज कैप में अगर अल्ट्राटेक कोई होल्ड करता है, मुझे लगता है आई थिंक वंस दिस डील हैज़ गॉट सीमेंटेड विद जेपी, जैसे इनकी साइज़ बढ़ती है, यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, द इंक्रीज ऑफ पेटकोक इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट्स, उसके वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आती है EBITDA मार्जिन्स में, एंड EBITDA टू टन विद प्रॉब्ली एक्सपैंड। तो स्टॉक में ये नहीं कह रहा हूँ कि अग्रेसिव लेवल पे लेना चाहिए, कि थोड़ा महंगा है कंपेयर टू लॉन्गर टर्म एवरेजेस, बट स्टैगर्ड वे में दोनों स्टॉक अगले 3 से 4 महीने में मिलते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट्स हो सकते हैं। बट द इन्वेस्टर्स नीड टू होल्ड दी स्टॉक्स आउट ऑफ द नेक्स्ट 15 to 18 months। इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पे खबर आती हुई 5,273 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला L&T को। अगर आप देखें और डिटेल बाद में आएंगी, लेकिन आपके स्क्रीन पर आप देखें 1580 के स्तर पर तो L&T को बीते 5-7 दिन में काफ़ी बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि पावर डिवीज़न को एक बड़ा ऑर्डर मिला था इंडोनेशिया से, तो L&T फॉर द टाइमिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कैपिटल गुड्स में। और देखिए L&T अपने साथ चल भी रहा है और अपने साथ पीछे जोड़ लिया इसने BHEL को। एक चीज़ है अजय जी, मानना पड़ेगा, मुझे मालूम है आप स्टॉक से बात करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट कितना मैंडेट देंगे, आउट ऑफ 100 कितना वेटेज देंगे आप इसको? 60, 70, 80, 90 की हाँ को खरीदना चाहिए। इन्होंने एक तो इनका डोमेस्टिक ऑपरेशंस समहाउ अगर आप देखें अच्छे हुए हैं, और इनफैक्ट मैं कमेंट्री सुन रहा था मैनेजमेंट की, उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पर हमने ठीक नहीं किया, जहाँ पे देश में हालात ठीक नहीं है, फॉर इंस्टेंस पावर डिवीज़न, वहाँ अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम बाहर जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बदली परिस्थिति में अपने आप को सेट कर लिया है। जो चीज़ यहाँ ठीक कर रही है उसको यहाँ करो, और जो चीज़ यहाँ ठीक नहीं कर रही है उसको बाहर करो। तो L&T पर क्या कहेंगे आप? जी वीरेंद्र, देखिए मैं बाय या सेल कॉल तो नहीं दूंगा, बट ओवरऑल कल आप अगर L&T इन्फोटेक की जो एनालिस्ट मीटिंग भी हुई, वहाँ पे भी जो शुरुआती बयान था कि 85 कंपनियां हैं L&T ग्रुप में। तो ओवरऑल जब हम पहले एनालाइज करते थे 5 साल 10 साल पहले, तब भी हम कहते थे भारतीय इकोनॉमी चलेगी तो SBI और L&T बहुत अच्छा करेंगे, ये एवरग्रीन कंपनियां हम माना करते थे। और कहीं रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए, ओवर एक्सटेंड हुए अनरिलेटेड सेक्टर्स में, और जैसे दुबई ये हाइड्रोकार्बन्स में लॉस लेके आए, वेस्टर्न एशिया में ओवर कमिट कर दिया, काफ़ी टेंडरिंग ऐसे की गई जो बिल्कुल वाजिब नहीं थी। तो आई थिंक वो अब बैक टू द बेसिक्स L&T में बात चल रही है। अगेन मैं कहूँगा, मैं बाय सेल नहीं कह रहा हूँ, बट अगर भारतीय इकोनॉमी आप सोचते हैं, आप पॉजिटिव हैं भारत इकोनॉमी पे, भारत मैक्रो पे, तो इस तरह की कंपनियां आपको रखनी पड़ेंगी अपने पोर्टफोलियो में। एक अनुमान के मुताबिक, मेरा आप IPO की शुरू बात कर रहे थे, इन्फोटेक का IPO है, तो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून, इसमें IPO मार्केट से बाजार ने लगभग 5300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यानी मैं ये आंकड़ा क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा क्यों बोल रहा हूँ, 9 साल बाद, कैन यू बिलीव, 9 साल बाद, ऑलमोस्ट डिकेड ये आंकड़ा आया है।